हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके हाई कोर्ट भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो रहेगा। 25 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, तो 25 नंबर में हिंदी में 25 नंबर आप जो है पूरे ला सकते हैं। 25 में 25 जो है वो आप ला सकते हैं। और आप इन वीडियोज़ को जो है सिर्फ 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो हिंदी में 25 नंबर जो है वो आप बिल्कुल ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संज्ञा रहेगा। बहुत कम समय में, लगभग 5 मिनट 4 मिनट में हम लोग एक टॉपिक को खत्म करेंगे। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, अवयव, काल, वचन, इन सभी टॉपिक्स जो आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, सारे टॉपिक, लगभग एक टॉपिक 5 से जो है मिनट में खत्म हो जाया करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संज्ञा के देखेंगे। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, गुण, धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा होते हैं। तो जैसे कि राम, मेज, ईमानदारी, आगरा आदि। जैसे राम हो गया, कोई व्यक्ति है, मेज कोई वस्तु है, ईमानदारी उसका गुण है, और आगरा स्थान का नाम है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक संज्ञा है। कैसे पहचाने संज्ञा को? तो कैसे पहचाना है, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे पहचाना संज्ञा। जब किसी शब्द को सुनने, पढ़ने, लिखने पर आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाए तो वह शब्द संज्ञा होगा। अगर तस्वीर ना बने तो आप क्या लगाकर देखो, उसका जो उत्तर मिलेगा वही संज्ञा होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि हमने मिठाई शब्द सुना, तो हमारे जो है, तो तुम्हारे दिमाग में मिठाई की तस्वीर बन जाएगी। तो मिठाई जो है क्या है? तो मिठाई एक संज्ञा हो गई। कभी कभी दिए शब्द में की तस्वीर नहीं बनती, तो हम क्या लगाकर संज्ञा खोजेंगे? जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इस वाक्य में क्या लगाकर देखें? इस वाक्य में क्या लगा के देखें? सबसे अच्छी नीति क्या है? मतलब हमने कहा सबसे अच्छी नीति जो है वो क्या है, तो क्या है? वो आपकी ईमानदारी है। तो ईमानदारी क्या हो गई? आपकी संज्ञा हो गई, गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या का उत्तर जो है वो ईमानदारी मिला है, यही जो है वो आपकी संज्ञा है। यानी कि किसी भी वाक्य में आप क्या, जो ईमानदारी मैंने हटा दिया और आपसे कहा कि सबसे अच्छी नीति है, क्या है सबसे अच्छी नीति? तो वो ईमानदारी है। तो ये ईमानदारी, हमको इसका आंसर मिल गया है। और अब हम लोग संज्ञा के प्रकार को देखेंगे। संज्ञा के प्रकार जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये किस पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध, जैसे कि रमेश, आगरा, रामायण, ताजमहल। यानी कि किसी पर्टिकुलर बात जो है, चीज की या वस्तु की या जो है स्थान की बात की जाए, व्यक्ति की बात की जाए, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि हमने किसी जो है का नाम लिया है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी स्थान का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई वस्तु, उसका नाम बताया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, मतलब पूरी एक कम्युनिटी, एक जाति का बोध जहाँ पर कहा जाए। तो जैसे कि हमसे कहा लड़का, तो लड़का तो बहुत सारे होते हैं, हमसे किसी पर्टिकुलर जो है बॉय की बात नहीं की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नदी, नदी का नाम नहीं दिया गया है। अगर हमसे कह दिया जाता है गंगा नदी, तो ये क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ नदी तो क्या है? जातिवाचक। किताब, किताब क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन हमसे कह दिया जाए कि रामायण की किताब, रामायण या गीता, तो ये क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। पहाड़, पहाड़ का नाम बता दिया जाए तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं बताया तो क्या है? जातिवाचक। तो इस प्रकार से आपको जो है इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक। तो भाववाचक की बात की जाए, गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध जो है वो होता है। जैसे कि भूख, भूख को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसका भाव समझ सकते हैं। प्यास लगती है तो हम उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, सिर्फ उसका भाव पता चलता है। थकावट, जब शरीर में थकावट होती है तो हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ उसका जो है एक भाव होता है, एक अंदर से जो है
फीलिंग होती है कि हमें थकावट है। चोरी, चोरी करना जो है क्या है, तो एक भाववाचक संज्ञा है। घृणा क्या है, किसी से नफरत कोई करता है तो हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ इन भावों से, उसकी अवस्थाओं से, उसकी दशाओं से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति उससे घृणा करता है। सुंदरता क्या है, सुंदरता को जो है हम लोग छू नहीं सकते। सुंदर कोई चीज़ है तो उसके भाव से पता चलता है, उसे देखने से पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ सुंदर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे कि भीड़, बहुत सारी भीड़ है, झुंड है, और मेला है, सेना है, कक्षा, समिति, ये क्या है, एक समूह है, समूहवाचक संज्ञा है ये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। तो पदार्थ या धातु का बोध होता है, जैसे कि आपसे कह दिया गया है दूध है, दही है, सोना है, चांदी है, तेल है, घी है, ये सभी क्या है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब बता दिया जाए, तेजाब भी आपका क्या हो जाएगा, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जूस बोल दिया जाए तो जूस भी आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से कोई अदर पदार्थ जो कि जो तरल अवस्था में है, वो सभी द्रव्य अवस्था में आपका आता है, अथवा ठोस अवस्था, जैसे कि आपसे लोहा है, चांदी है, सोना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी क्या है, तो द्रव्यवाचक हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे चल के, और यहाँ पर हमारा है संज्ञा का निर्माण। तो संज्ञा का निर्माण जो है जातिवाचक से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा हो जाएगा, मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा, लड़का का लड़कपन हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण भी हो जाता है। सर्वनाम से कैसे करेंगे, सर्वनाम जैसे कि अपना, सर्वनाम होता है ये, तो अपनत्व, अपनापन हो जाएगा। निज का, निज माने अपना, निजत्व हो जाएगा। मम का ममत्व हो जाएगा। क्रिया से बनाना है तो घबराना का घबराहट, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई। तो ये जो है इस प्रकार से संज्ञा बनाए जाते हैं। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, कि निकट से निकटता, दूर से दूरी, बेटा से बेटी, तो इस प्रकार से बन जाती है। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, बुराई से बुराइयां, दूरी से दूरियां। द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनेगी, लकड़ी लकड़ियां, तेल तेलों। समूहवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा जो है वो कैसी बनाई जाती है, तो यहाँ पर सेना का सेनाएं हो जाएगा, परिवार का परिवारों, कक्षा का कक्षाएं। विशेषण से यदि भाववाचक संज्ञा बनानी है तो अच्छा का अच्छाई हो जाएगा, मीठा का मिठास हो जाएगा, सुंदर का सुंदरता हो जाएगा, चतुर का चातुर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से संज्ञा का जो है परिवर्तन भी किया जाता है समूहवाचक संज्ञा से, जातिवाचक विशेषण से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आव, अन, ई, तत्व, ता, पन आदि जो है प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। और अब हम लोग आगे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देंगे कि जिनमें व्यक्तियों का नाम होता है, दिशाओं का नाम होगा, देशों के नाम होंगे, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, दिन महीनों के नाम, पुस्तक के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों के नाम, नगरों सड़कों चौकों के नाम, युद्धों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे पाकिस्तानी, नदियों के नाम। तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, आपदाओं के नाम, बाढ़ सूखा, पदों कार्यों के नाम, मुख्यमंत्री, नाई। तो इस प्रकार के जो है वो जातिवाचक के अंदर आते हैं। भाववाचक में आपका आएगा बचपन, सिलाई, निडरता, मूर्खता, दुर्बलता, निकटता, अपनत्व, सर्दी, गर्मी, ममत्व आदि, ये सभी आपके भाववाचक में आ जाते हैं। आगे देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम का। क्या टॉपिक रहेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्वनाम का होगा। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, वह, तुम, वे आदि। तो ये क्या है, ये सभी आपके सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि, तो ये क्या है, सभी सर्वनाम हैं। आइए सर्वनाम को समझते हैं। तो सर्वनाम को आप जो है किस प्रकार से समझेंगे, जैसे यहाँ पर मित्र ने कहा है माताजी राम घर पर हैं, तो माताजी कहती हैं वह घर पर नहीं है। ऊपर दिए गए वार्तालाप को पढ़कर समझ गया होगा कि राम
संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसे कि किसी मित्र आपका घर पर आया है और उसने आपकी माताजी से पूछा, माताजी राम घर पर है? तो माताजी ने कह दिया वह घर पर नहीं है। वह का मतलब यहाँ पर राम से है। किससे है? राम से। माताजी ने ये कहा वह घर पर नहीं है, जबकि बात राम की हो रही थी, राम घर पर है या नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका सर्वनाम हो गया है। अब प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम को देखा जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक पुरुषों, स्त्री पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं। पुरुष में उत्तम पुरुष, वक्ता, लेखक, मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा, मुझको, हमने, तो ये जो है आपके आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तू, तुझे, तेरा, अपना, आपने, ये आपका आ जाएगा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, उन्हें, उनका, तो ये आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो आगे देखेंगे निजवाचक। तो निजवाचक में जो है कौन आएगा? कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो। जो कर्ता होता है उसके साथ अपनापन प्रकट होता है वो आपका निजवाचक हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप, अपना, अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वतः आदि, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में क्या आएगा? निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम, जैसे कि यह, ये, वह, वे, यही, उन्हीं, इसी, उसी, ये क्या है? ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है निश्चित वस्तु का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, जैसे कोई आया था, कुछ काम है, किसी का, सब कोई, सब कुछ आदि, तो ये अनिश्चय है। इसमें कोई चीज निश्चित नहीं है कि किसने क्या किया है, कौन सी चीज है, क्या है, तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो है वो जिसमें संबंध को प्रकट करने वाले सर्वनाम होते हैं। तो जैसे कि जिसका, जैसा, वैसा, उनका, जो, सो आदि, तो इस प्रकार के क्या हो जाएंगे शब्द आते हैं, तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि प्रश्न का बोध कराने वाले जो होते हैं, जैसे कि कौन, एक क्वेश्चन मार्क हो गया, किसका, क्यों, कब, कहाँ आदि, ये सभी क्या है? तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आगे देखिए सर्वनामों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 11 है। सर्वनामों की यदि कुल संख्या पूछ दी जाए आपसे तो क्या बताएंगे कि 11 जो है वो आपके होते हैं ये सर्वनाम। मैं, तुम, आप, वह, यह, सो, जो, कोई, कौन, कुछ, क्या, तो ये आपके 11 जो है वो सर्वनाम होते हैं। संयुक्त सर्वनाम जो है अतिरिक्त सर्वनाम कौन से होते हैं? जो कोई भी, और कोई, जो कुछ, तो ये आपके संयुक्त सर्वनाम है अथवा इन्हें अतिरिक्त सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट है हमारा विशेषण। तो अब हम लोग देखेंगे विशेषण को। तो विशेषण में हम लोग देखेंगे कि जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण कहेंगे। विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। विशेषण के प्रकार देख लेंगे तो सबसे पहला है गुणवाचक। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर गुणवाचक, संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराए। यही नहीं है कि सिर्फ गुणवाचक में गुण ही आएंगे, दोष भी आएंगे। तो जैसे कि भाव, तो यहाँ पर अच्छा, बुरा, वीर, कायर, तो ये भाव इससे प्रकट हो रहा है, ये गुणवाचक हो जाएगा। रंग में लाल, काला, हरा, पीला, नीला जो भी है आपका रंग, ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। दिशा, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, ये सभी आपकी गुणवाचक में आएंगे। दशा, जैसे कि पतला, मोटा, भारी, हल्का, तो ये आपकी दशा जो बताई जाती है ये आपकी गुणवाचक में आएगी। आकार का बताया जाए, गोल, नुकीला, सुडौल है, लंबा, पतला जो है ये सभी आपके आकार में आ जाएंगे। लंबा। समय, मासिक, दोपहर, ये आपका समय जो है ये गुणवाचक हो जाएगा। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, तो ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। गुण बताया जाए, सच्चा है, झूठ है, खट्टा है, मीठा है, ये सभी आपके गुणवाचक में आ जाएंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है परिमाण। वस्तु की मात्रा, नाप तौल का ज्ञान जो होता है वो परिमाणवाचक में होता है। जैसे कि निश्चय परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक में आप देखेंगे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 4 मीटर, यहाँ पर तो मीटर में है, लीटर में है, कोई चीज जिसे निश्चित बताया जा रहा है कि 2, 3, 4 ये आपका निश्चित होता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चय परिमाणवाचक, तो जिसमें थोड़ा पानी को हम कितना पानी मान सकते हैं? थोड़ा
बिल्कुल 1 बूँद भी हो सकता है, थोड़े को 4 बूँद वो भी थोड़ा हो सकता है, हमें कन्फर्म नहीं होता है। कुछ पानी, कुछ कितना हो सकता है, कोई मात्रा निश्चित नहीं है, तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा, जिसमें कि निश्चित संख्यावाचक में जो है आप देखेंगे पूर्णांक बोधक 1, 2 ये निश्चित संख्यावाचक पूर्ण अंक है, इसमें पूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक में डेढ़, ढाई, तो तिहाई, चौथाई ये सब आपके अपूर्णांक हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक हो जाएंगे। दुगुना, तिगुना, चौरगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ये आपके आवृत्ति वाचक हो जाएंगे। और दोनों, तीनों, जोड़ा, दर्जन ये किस में आ जाएगा, समूहवाचक जो है। प्रत्येक बोधक में आपका हर एक, प्रत्येक ये आपका किस में आ जाएगा, प्रत्येक बोधक में आ जाएगा। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, कम, कई, थोड़े, तो ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बहुत ही कम समय में आपका फर्स्ट रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं और पूरी हिंदी को कंप्लीट करके 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पूरी देखनी है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, यहाँ पर आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। सार्वनामिक संकेतवाचक, जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताएं। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताएं, जैसे कि ये लोग आ रहे हैं, वे हिरन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से संकेतवाचक, निश्चयवाचक यह वह इस ये आएगा। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, किस, क्या। संबंधवाचक में मेरा, तेरा, उनका ये आपके आ जाएंगे। आगे विशेष की बात करेंगे। तो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। कोई वाक्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है गाय काली है, यानी कि गाय काली है। बात किसकी हो रही है, बात गाय की हो रही है। बात गाय की हो रही है, लेकिन गाय कैसी है, काली है। तो काली क्या हो जाएगा, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, काली। और विशेष क्या हो जाएगा, गाय। गाय किस क्या हो जाएगा, विशेष। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप, यह काला पेन है, तो बात किसकी हो रही है, पेन की। तो पेन क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पर पेन क्या हो जाएगा, विशेष। और पेन है कैसा, काला, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि पेन काला है, तो काला हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होते हैं, इनको भी देख लीजिए। और यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए कि लड़की सुंदर है, एक बार विशेष, लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। सुंदर हो जाएगा विशेषण और लड़की क्या हो जाएगी, विशेष। तो अब उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी कि शब्द के जो है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताए, जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए, वो प्रविशेषण। तो यहाँ पर आप देखिए, वह बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छा क्या होता है, विशेषण, लेकिन बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ऐसे यहाँ पर राम बहुत सुंदर लड़का है, तो सुंदर आपको बताया है विशेषण होता है, लेकिन कैसा है, बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा। बस यही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं और कैंडिडेट से गलतियां हो जाती हैं। कुछ परंपरागत विशेषण होते हैं, जैसे कि शीतल, भड़कीला, क्रोधी, घमंडी, पवित्र, अटल। तो ये कुछ परंपरागत विशेषण हैं। विशेष के पहले आने वाले जो विशेषण है उसे विशेष विशेषण कहते हैं, और विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। आगे चलेंगे और आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा काल। तो काल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप में काम होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, काल का। क्रिया के जिस रूप में काम होने का जो है समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो काल है वो 3 होते, कितने होते, 3। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो पहले हम भूतकाल यानी कि जो गुजर चुका है, तो भूतकाल को देखेंगे, पास्ट को देखेंगे, क्या, पास्ट। तो पास्ट को पहले देखेंगे, बच्चे खेल रहे थे।
बच्चे खेल रहे थे, तो यह क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। कब हो चुकी है? पहले। थे आया है, पास्ट है ये, तो ये यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे आगे सामान्यभूत। सामान्यभूत में क्या है? बीते समय में काम होने की सूचना हो। तेजल गई, तेजल गई, तो यह क्या है? सामान्यभूत है। नेक्स्ट है हमारा आसन्नभूत। कुछ समय पहले काम पूरा हुआ हो, थोड़े पहले समय काम हो गया हो, जैसे तेजल अभी सोकर उठी, तेजल अभी सोकर उठी, कुछ समय पहले उठ गई है, तो ये क्या हो जाएगा? आसन्नभूत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपूर्णभूत। कार्य समाप्ति का पता चले। हीरा गीत गा रहा था, कार्य समाप्ति का पता। हीरा गीत गा रहा था, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो गा चुका है या गा चुका था। गा रहा था यानी कि अभी तक भी गा रहा हो सकता है, तो अपूर्णभूत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पूर्णभूत। पूर्णभूत में जो काम है वो बहुत समय पहले काम पूरा हुआ हो, जो कंप्लीट हो चुका हो पहले ही बहुत। तो अंग्रेजों ने देश पर राज किया था, तो बहुत समय पहले किया था, तो ये पूर्णभूत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में हो कार्य के पूरा होने में संदेह हो, पता नहीं पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें संदेह है, तो आपका संदिग्ध भूत हो जाएगा। जैसे बस छूट गई होगी, पता ही नहीं है छूट गई है या नहीं, एक अंदाजा संभावना बताई जा रही है कि बस छूट गई होगी, तो ये संदिग्ध हो गया, संदिग्ध भूत हो गया। नेक्स्ट है आपका हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मदभूत। किसी क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया की निर्भरता। किसी क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया की निर्भरता, यानी कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आपसे कहा जा रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब वर्षा तो, अब फसल किस पर निर्भर है? फसल आपकी वर्षा पर निर्भर है। यानी कि किसी क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया की निर्भरता, यानी कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब वर्षा अच्छी हुई नहीं तो फसल भी अच्छी नहीं हुई, तो एक दूसरे पर ये निर्भर, फसल जो है वो वर्षा पर निर्भर थी। तो यहाँ पर हेतु हेतु मदभूत इस प्रकार के जो है वाक्यों में होता है। नेक्स्ट है वर्तमान। तो वर्तमान क्या होता है? प्रेजेंट, जो कि आज में है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ क्रिया जो है वो वर्तमान समय में हो रही है, खेल रहे हैं, वर्तमान समय में क्रिया हो रही है। अब सामान्य वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में काम पूरा होने की सूचना। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान जिसमें क्रिया हो रही हो। तेजस पढ़ रहा है, तेजस पढ़ रहा है, तो यहाँ पर तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान कार्य की पूर्णता का बोध हो, कार्य की वह आया है, तो आया है यानी कि आ चुका है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। और नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। तो सीता पढ़ती होगी, पढ़ती होगी कन्फर्म नहीं है, संदेह है, तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान, यानी कि संभावना, जहाँ काम का पूरा होने की संभावना हो। तो मोहन आया हो, तो ये संभाव्य है, संभावना बताई जा रही है। आगे भविष्यत, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है। तो फ्यूचर में क्या, आप आने वाला जो कल है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बच्चे खेलेंगे, यानी कि खेल नहीं रहे हैं, खेलेंगे, तो यह क्रिया आने में समय अभी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य भविष्यत काल। भविष्य में काम होने की सूचना मिले, वह स्कूल जाएगा। सामान्य भविष्यत काल में जो है भविष्य में काम होने की सूचना मिले, वह स्कूल जाएगा, यानी कि गया नहीं है, जहाँ गा गी गे इस प्रकार के लगेंगे, ये आपका सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। नेक्स्ट संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि संभावना बताई जा रही है, भविष्य में काम होने की संभावना, तो शायद वह पकड़ा जाए, शायद पकड़ा जाए, कन्फर्म नहीं है पकड़ा जाएगा, तो संभाव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भविष्यत काल, यानी कि एक क्रिया का दूसरी पर निर्भरता, तो वह कमाए तो मैं खाऊं, तो खाएगा तो तभी जब वो कमाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिंग को। तो यहाँ पर लिंग जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और वचन, ये टॉपिक यहाँ पर देख लेंगे। संज्ञा के उस रूप को लिंग कहते हैं जिसके द्वारा वाचक शब्द जाति का बोध हो।
वाचक शब्द जाति का जो है बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहा जाता है। अब लिंग के भेद, तो लिंग के भेद कितने हैं, तो हिंदी में केवल जो है 2 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपके 3 भेद हो जाएंगे। अब हिंदी में 2 कौन होते हैं, तो एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग की बात की जाए तो जिसमें पुरुष का जाति का बोध हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। यदि स्त्री जाति का बोध किया जाए तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जैसे कि पुल्लिंग में आपका लड़का, आदमी, घोड़ा, इस प्रकार के जो पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग में लड़की, औरत, घोड़ी, ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान आप कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंग की पहचान। तो समूहवाचक संज्ञाएं जो हैं वो क्या है, आपकी सभी पुल्लिंग होती हैं। समूहवाचक यदि संज्ञाएं आ रही हैं, समाज है, दल है, समूह है, वर्ग है, ये कब क्या हो जाएंगी, समूह आपकी ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगी। भारी व बेडौल वस्तुएं जैसे कि जूता, और इस प्रकार से एक जो है ट्रिक भी आप जो है इसमें लगा सकते हैं। इनको जो है आप बोल के देखिए, बोल के देखिए। ट्रिक आपको बोलना है, बोलना है, क्या बोलना है, जैसे कि यहाँ पर भारी व बेडौल वस्तुएं, जूता पहना जाता है, जूता पहना जाता है, यानी कि जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। और इसी प्रकार से जो है आप सभी में लगा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और दिनों के नाम जो हैं वो आपके क्या हैं, पुल्लिंग हैं। महीनों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम आपके क्या हैं, पुल्लिंग हैं। देशों के नाम क्या हैं, आपके पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों के नाम जो हैं क्या हैं, आपके सभी पुल्लिंग हैं। वृक्षों के नाम की बात की जाए तो ये आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। अनाजों के नाम की बात की जाए अगर कहीं भी तो ये आपका पुल्लिंग होगा। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, ये सभी आपके पुल्लिंग होंगे। फूलों के नाम गेंदा, कमल, गुलाब, आपके ये सभी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम शरबत, दही, दूध, पानी, पेट्रोल, घी, ये क्या होते हैं, आपके सभी पुल्लिंग होते हैं। और समय, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग की बात की जाए, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, दांत, सिर, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अकारांत गुस्साएं, जैसे कि गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। और जहाँ आ, भाव, पा, पन, का, ओड़ा, खेल, मोटा, लड़कपन आदि जो है वो अंत में होने वाली संज्ञाएं, ये सभी आपकी पुल्लिंग होंगी। मच्छर, गैंडा, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है आपका अंग, जैसे कि पंजा, नाखून, बाल, पैर, गाल, ये सभी आपके अंग जो होते हैं बॉडी के, वो सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। तो इनको यदि आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी का मैंने बता दिया, जैसे कौआ क्या है, उड़ता है, भालू, तोता, तो ये सभी आपके क्या हैं, पुल्लिंग हैं। और अब हम लोग स्त्रीलिंग को देखेंगे तो स्त्रीलिंग में जो है आपके कौन कौन आएंगे उनको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञाएं दी गई हैं, भीड़, सेना, कक्षा, सभा, कमेटी। और इसमें आपको समूहवाचक संज्ञाएं में ये वाले दिए गए थे, समाज, दल, समूह, वर्ग। तो इसमें भी आपका जो है अंतर है, तो इनको आप एक बार देख लें। यहाँ पर दिया गया है भीड़, सेना, कक्षा, सभा, कमेटी। सभा की जाती है, सभा की जाती है। कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, बनाई जाती है। भीड़ इकट्ठी होती है, ऐसे आप इकट्ठी होती है। तो इस प्रकार से जूती पहनी जाती है, तो इस प्रकार से आप जो है बोलकर भी समझ सकते हैं। तो छोटी व सुंदर वस्तुएं, जूती, लुटिया, पहाड़ी आदि। नक्षत्र, रेवती, चित्रा, भरणी, रोहिणी। बोली में मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। नदियों के नाम में रावी, गंगा, झेलम, ब्यास, ब्रह्मपुत्र जो है ये इसका अपवाद है, तो ये जो है आप देख लीजिए। और भाषाओं के नाम अंग्रेजी, देवनागरी, अरबी आदि जो है वो आपकी स्त्रीलिंग में आते हैं। पुस्तकों के नाम कुरान, रामायण, गीता। जैसे कि कुरान पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ईकारांत शब्द जैसे नानी, बेटी, भाभी, मामी, ये ईकारांत अभी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। शरीर के अंग जैसे कि आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी, ये आपके जो है स्त्रीलिंग होंगे। आभूषण प्रधान की बात की जाए, चुनरी, माला, कमीज, अंगूठी आदि जो है वो आपकी
स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि आप कमीज का देख लीजिए, तो कमीज पहनी जाती है यानी कि जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, चुन माला पहनी जाती है, चुनरी ओढ़ी जाती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और जहाँ जाता हो जाएगा, जाता है जो है ऐसा काम किया जाता है, तो ये आपका जो है वो पुल्लिंग हो जाता है। मसाले, लौंग खाई जाती है, हल्दी, धनिया, इलायची, चाय, कॉफ़ी, ये चाय कॉफ़ी पी जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। महीने में जनवरी, मई, जुलाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वाक्य रचना क्रिया का रूप जो है वो लिंग पर ही निर्भर करता है। जैसे ग्रह, पृथ्वी, अनाज, मक्की, ज्वार, अरहर, द्रव्य, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी आदि। तिथि में पड़वा, दौज, तीज आदि जो है। अंग में हथेली, कमर, उंगली, कलाई, जांघ, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग है आ ई ता, तो इसमें आपका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ, ई, इया, इका, इनी, त्री, तो इस प्रकार से सुता, देवी, लुटिया, लेखिका, धोबिन, नेत्री, तो ये शब्द बन जाते हैं जो कि आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है वचन। तो वचन क्या होगा, वह शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और इसके भेद जो है वो दो होते हैं, जिसे हम एक वचन और जो है बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन में आपका जिसमें एक का बोध हो, एक व्यक्ति या वस्तु का, तो एक वचन हो जाएगा। और एक से अधिक का जो है बोध होगा तो आपका बहुवचन हो जाता है। तो इसमें कुछ तो है नहीं, आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है आपका वाच्य। तो वाच्य से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। ये पता चल जाए कि कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है, वही आपका वाच्य हो जाएगा। तो ये कितना होते हैं, जो है 3 भेद होते हैं हिंदी में वाच्य के। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इन्हें भी हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। कर्तृवाच्य क्या होगा आपका, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सोहन घर जा रहा है। अब आपसे कहा जाए कि घर जा रहा है तो कौन जा रहा है, तो सोहन जा रहा है। तो यानी कि सोहन जा रहा है तो ये सोहन कर्ता हो गया, तो यही कर्तृवाच्य है। सीता खाना बना रही है तो ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। वे सभी खेल रहे हैं तो कौन खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो ये आपका कर्तृ हो जाएगा, यानी कि जो कर्ता है वही प्रधान है। नेक्स्ट है आपका कर्मवाच्य, यानी कि जहाँ पर कर्म की प्रधानता मिलेगी वहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि पुस्तक जो है वो पढ़ी जा रही है। जो है राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक। तो पुस्तक जो है वो मुख्य रूप में हो गई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। सीता से गीत नहीं गाया गया, सीता से नहीं गाया गया क्या, तो गीत नहीं गाया गया, तो गीत यहाँ पर मुख्य हो जाएगा, जिसे प्रधान रूप में रखा गया है, तो यही कर्मवाच्य हो गया। बच्चों से क्रिकेट खेला गया, यानी कि बच्चों से खेला गया, क्या खेला गया, क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पर मुख्य रूप में भूमिका निभा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाववाच्य। तो भाववाच्य जिस जो है क्रिया के रूप में कर्ता कर्म स्थान पर भाव की प्रधानता हो, तो वहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स से ही आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। राम से खेला नहीं जाता, सीता से खेला नहीं जाता, लड़कों से खेला नहीं जाता, या आपसे कह दिया गया कि उससे लिखा नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, उससे काम नहीं होता है, तो वहाँ पर एक यही शब्द आपको मिलेंगे हर जो है वाक्य में कि उससे ऐसा किया नहीं जाता, खेला नहीं जाता है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको जो है भाववाच्य वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया से बनता है, तो ये भी भाववाच्य वाक्यों में कर्म नहीं होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है विराम चिन्ह। तो विराम क्या होता है, रुकना, ठहरना। लिखित भाषा में जो है इस ठहराव को दिखाने के लिए
कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है जिसे हम ब्राह्म चिन्ह के नाम से जानते हैं। ब्राह्म चिन्हों में भाषा सार्थक सुस्पष्ट भावपूर्ण हो जाती है। जब हम कहीं ब्राह्म चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि हम बोलते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा गैप लेते हैं, वही गैप जो है वो विराम होता है। तो वहीं पर हम क्या चिन्ह लगाएंगे, वही चिन्ह आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो विराम जो है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पूर्ण विराम आपको एक डंडा के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर आप कोई भी वाक्य लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाक्य लिखा है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में एक चिन्ह बना है, तो यही क्या है, आपका विराम चिन्ह है। तो पूर्ण विराम क्या है, पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना, यानी कि वाक्य कंप्लीट हो गया है, हम रुक गए हैं, तो ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह जो है वो लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य की समाप्ति पर राम, जैसे राम पड़ता है, तो ये जो समाप्ति पर जो चिन्ह लगा है ये पूर्ण विराम है। शीर्षक के अंत में यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका जो है पूर्ण विराम लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका विवरण। तो विवरण का ये चिन्ह होता है किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाए, तो यहाँ पर विवरण का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम का ये चिन्ह जो है वो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अल्प विराम जो है वो कब लगाया जाता है, जहाँ थोड़ा ठहराव हो और उसके बाद हमें फिर आगे कुछ ना कुछ जो है वो लिखना हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे भवदीय मानवर, तो ये शब्द हम लिखते हैं, तो यहाँ पर एक अल्प विराम का जो है चिन्ह लगाते हैं, थोड़ा विराम जहाँ पर हो। और आगे है तुल्यता। तो तुल्यता में ये बराबर का चिन्ह होता है, जहाँ समानता और बराबरी, जैसे कि हवा पवन, तो एक ही बात है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर जो है तुल्यता का चिन्ह हो गया। अर्धविराम, देखिए ये है अर्धविराम और ये है अल्प विराम। अल्प विराम जहाँ सिर्फ ये वाला हो और जहाँ बिंदी के साथ ये है, तो ये जो है अर्धविराम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। तो अर्धविराम में जो है अर्थ होता है कि अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव, जहाँ अल्प से थोड़ा ज़्यादा ठहराव होगा तो अर्ध हो जाएगा। तो जब हम जो है बलहीन गरीब हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। दो उपाधियों के बीच में, जैसे कि बीए बीएड, तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक वाक्यांश को दूसरे से अलग दिखाने के लिए, जैसे मैं लुट गया मुझे पता तक नहीं चला, तो यहाँ पर आपको जो है अर्धविराम का यूज हुआ है। नेक्स्ट है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह जो है ये संक्षिप्त के लिए होता है, जैसे कि डॉक्टर आप लिखते हैं डॉक्टर, तो ये जो चिन्ह बनाया है मैंने, ये क्या है, लाघव का चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी लोग जानते होंगे, तो ये प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। पुनरुक्ति सूचक, ये देखिए ऊपर जो चिन्ह लगा है, ऊपर कही की बात की पुनरुक्ति करने हेतु जो है ये चिन्ह लगाया। उद्धरण, तो एकल उद्धरण होता है, एक दोहराव होता है। शीर्षक का नाम, पुस्तक का नाम, उपनामों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए ये लगाया जाता है। गद्यांश पद्यांश भाषण के अंशों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा वाला जो है वो उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। अल्पविराम की बात की जाए, उपविराम, तो उपविराम में आपकी दो बिंदी होती हैं, अर्धविराम से भी अधिक ठहराव हेतु, तो ये आपका रश्मि धनु एक समीक्षा, तो ये जो है इस प्रकार से चिन्ह होगा। नेक्स्ट है पाद चिन्ह, शब्द अंश के नीचे ध्यानाकर्षण हेतु। नेक्स्ट है पाद बिंदु, अरबी फारसी भाषा के शब्दों के खास उच्चारण हेतु। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक, तो इस प्रकार का चिन्ह लेख या पुस्तक के अंत में जो है आप देखते हैं ऐसे चिन्ह बने होते हैं, तो ये समाप्ति सूचक होता है। नेक्स्ट है ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह आपसे बहुत पूछा जाता है, हंस पद भी बोला जाता है, त्रुटि चिन्ह बोला जाता है, विस्मरण चिन्ह बोला जाता है, भूला हुआ लिखने के लिए। कभी कभी आप इस प्रकार से, जैसे आपने ये लाइन लिखी है और एक शब्द यहाँ पर भूल गए हैं, तो इस प्रकार से चिन्ह बना के और यहाँ पर हम लोग उस शब्द को लिख देते हैं, तो ये क्या बोला जाता है, हंस पद त्रुटि चिन्ह या विस्मरण चिन्ह जो है वो इसे बोला जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह, तो कोष्टक चिन्ह जो है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कोष्टक चिन्ह जो है वो आपको लगे मिलते हैं। अपूर्ण सूचक, किसी लेख में जब कोई जरूरी अंश छूट जाता है तो उसके स्थान पर इसे लगाया जाता है, ये आपका अपूर्ण सूचक हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी की बोलियाँ, जिसमें कि हिंदी के 5 रूपों की जो है 18 बोलियाँ होती हैं। हिंदी के 5 रूपों की 18 बोलियाँ होती हैं। बोलियों से क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तो इन बोलियों की जो है टोटल 18 है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो आपकी आएगी खड़ी बोली, हरियाणवी,
दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये आपकी आ जाएगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी, जहाँ पर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी। बिहारी हिंदी की बात की जाए तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये आपकी आ जाएगी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊँ, गढ़वाली। तो इस प्रकार से जो 18 जो हैं बोलियां हैं वो आपकी हिंदी की हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत जो है कम समय में हम लोगों ने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द आपका आ जाएगा, तो वो वीडियो भी आपको देख लेना है और यहाँ से आपकी हिंदी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।